नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? ए ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब इस बार सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। अब इस बार जो है इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये रेस्ट से स्टार्ट किया, u इक्वल टू 0। कोई ऑब्जेक्ट है, u इसका क्या है बेटा? u 0 है ना, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 एंड यहीं t इक्वल टू क्या है? 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑब्जेक्ट जो कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है? तो ये 8 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस से। और टाइम कितना लगा रहा है? तो टाइम लगा रहा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये जो सरफेस है वो रफ है, स्लाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो म्यू की वैल्यू आपको बतानी है ना। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है म्यू की। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक तो बेटा टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। एक क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना कवर किया? 8 मीटर। और एक क्या दिया है? इनिशियल स्पीड कितना है? 0। तो 3 पैरामीटर दिया हुआ है। और इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो तो वहां पे टोटल कितने वेरिएबल होते हैं? 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल होते हैं और 3 वेरिएबल पता है हमको, तो ऑलरेडी हम चौथा वेरिएबल कोई भी निकाल सकते हैं। चौथा वेरिएबल कौन सा होगा इसमें? कोई भी चौथा वेरिएबल ले लो आप, एक्सेलरेशन ले लो, फाइनल वेलोसिटी ले लो, ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली बताएं अगर, तो एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। बट क्या आपसे एक्सेलरेशन पूछा है क्या? आंसर इज नहीं। आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब देखो इसके पहले जितने भी आपने सवाल किए थे, तीनों सवाल में आपने देखा था कि एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? म्यू। बिकॉज एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट? म्यू। इसका मतलब अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो इनडायरेक्टली आपने क्या निकाल लिया? म्यू निकाल लिया। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं कोशिश यही करूंगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। और चूंकि हमको पता है एक्सेलरेशन जब निकल जाता है तो फिर म्यू निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन लिख सकते हो आप। पहला तो एक तो फोर्स का लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं और भी कुछ डायग्राम, फोर्स डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बात करो, ठीक है, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप बात करो तो एक तो लग रहा होगा बेटा इस पे mg लग रहा होगा, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और एक लग रहा होगा क्या इस पे? नॉर्मल। ठीक है, अब चूंकि ये स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन होगा हमेशा अपोजिंग होगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब चूंकि मोशन जो है वो इधर की ओर हो रहा है, इसके अलोंग हो रहा है मोशन। तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि जनरली क्या होता है कि अगर जिधर की तरफ मोशन हो, फोर्सेस को अगर उधर की तरफ रिजॉल्व कर ले तो कैलकुलेशन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी फोर्सेस है वो हम लोग क्या करेंगे, या तो इधर के अलोंग जो कि पैरेलल टू द प्लेन, अगर एक्स एक्सिस लेते हैं तो, और एक लेते हैं क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाई एक्सिस। अगर ये दोनों के अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो नॉर्मल तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी वाई डायरेक्शन में। फ्रिक्शन भी रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, जैसा कि मैंने यहाँ पे माना है। अब एम जी देखो, एम जी ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है, क्योंकि वाई एक्सिस ये वाला है और एक्स एक्सिस मेरे हिसाब से ये वाला है। तो एम जी को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एम जी को सबसे पहले रिजॉल्व कर लो। और ये आप जानते भी हो कि एंगल अगर 30 डिग्री, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना? 30 डिग्री, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना।
आप एनएलएम में ही इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉस, और यहाँ पे एक इधर की ओर आएगा कंपोनेंट कितना, एम जी कितना आएगा, जिसके साथ थीटा नहीं है उसके साथ साइन। तो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे अब mg का खेल खत्म हो गया है ना, मतलब इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो इधर की तरफ लग रहा है कितना, mg cos 30, एक नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg sin 30, ठीक है, एक इधर लग रहा है कितना नॉर्मल, और एक इधर कितना लग रहा है फ्रिक्शन। अब देखिए चारों जो फोर्सेस है, अब यहाँ पे चार फोर्स बोल सकते हैं, हालांकि एक जो एमजी का कंपोनेंट ही है, लेकिन यहाँ पे चार अलग अलग फोर्सेस हम लोग बोल सकते हैं, वो आइदर या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन के अलोंग जा रहा है, मतलब इसका प्लेन के वर्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी मोशन नहीं, तो वर्टिकली क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से एक तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि n इक्वल टू एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, mg cos 30, और ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, है ना। यहाँ तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इतना डायग्राम बनाया तब जाके लिखा, मगर ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, है ना, कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा और ये सिर्फ स्लाइड कर रहा, तो n की वैल्यू कितनी होगी, mg cos थीटा होगी, प्रोवाइडेड कि थीटा कौन सा, ये वाला हो। तो n की वैल्यू mg cos थीटा होगी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, हॉरिजॉन्टल किसको माने, ये वाला है ना, मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है, पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है, आपने रेस्ट से छोड़ा था u इक्वल टू 0 से, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कैसे हो सकता है ये पॉसिबल, दैट मीन्स ये वाला जो वैल्यू है ऑब्वियसली एफ से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ नेट इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला फोर्स ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए, तो नीचे वाला फोर्स कितना है बेटा, तो mg sin 30 माइनस एफ, ठीक है, मतलब ये दो ही फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के लोग, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m इंटू ए। अब देखो मैंने बताया था कि a आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, और a में ही छिपा हुआ है क्या, म्यू की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये वाला वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg sin 30 की वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ मैं, तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अच्छा f की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, तो सर f की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या मैं, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या होगा बेटा, तो एन तो अभी अभी आपने निकाला यहाँ पे, है ना, ये वाला जो वैल्यू है एन इक्वल टू कितना, mg cos 30 को मैं √3/2 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो mg इंटू √3/2, म्यू तो पहले ही लिख दिया, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ म्यू इंटू एन, तो mg इंटू कितना आ जाएगा, mg इंटू cos 30 इज वॉट, √3/2, दैट इज इक्वल टू वॉट, ma। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, g/2 को मैं डायरेक्टली 5 लिख रहा हूँ, माइनस म्यू इंटू, यहाँ पर भी देखो मैं ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ 5 से, तो 5√3 हो जाएगा, इंटू म्यू इंटू 5√3, तो ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है, लेकिन a और म्यू इज रिलेटेड है, ठीक है, जैसा कि आपको पहले बताया था। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, a की वैल्यू पता होना चाहिए, और a आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। डायरेक्टली कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या पता है, आपको पता है एक तो u पता है इनिशियल स्पीड, एक तो s पता है, और एक t पता है। तो SUAT चारों को कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है, तो आप जानते हो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0, S की वैल्यू कितना 8। अब यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, हालांकि यहाँ पे दो ही पार्ट है तो डायरेक्शन नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है,
तो एस किधर होगा आप सोचो। तो नीचे वाला डायरेक्शन मैंने एक्स एक्सिस लिया है ना, इधर वाला, ये आप देख लो, ये एक्स एक्सिस। तो नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा, तो एस की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, +8। तो एस की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, +8 इक्वल टू हाफ। ए भी किधर है, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये नीचे की तरफ आ रहा था। एम जी साइन थीटा क्या है, ज्यादा है। तो इनटू ए की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे ऊपर से 5 माइनस 5√3 इंटू म्यू, ठीक है। और टाइम तो दिया है 2 सेकंड, तो 2 दूना 4। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूना 4, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौक 8। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, क्या लिख रहा हूँ यहाँ से 4 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 4 इक्वल टू आ गया 5 माइनस 5√3 इंटू म्यू। आप इसको इधर ले जाओ तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू -5√3 इंटू म्यू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5√3, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 0.11 के इक्वल आएगा। यूनिट तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, कंक्लूजन यही निकाला जा सकता है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो ए इज रिलेटेड टू हमेशा क्या होता है, म्यू होता है। काइनेमेटिक्स में और फोर्स में अगर दोनों को लिंक किया जाए, है ना, एनएलएम में, है ना, तो यहाँ पे लिंक करने वाला जो फैक्टर वो कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, फोर्स। अच्छा, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल वाले केस में डायरेक्ट लिखा था ए इक्वल टू म्यू जी, है ना, प्रोवाइडेड कि वहां पे कंडीशन क्या था, एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, एम जी के इक्वल होना चाहिए तभी। उसी तरह से यहाँ पर भी एक रेडीमेड फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि हमेशा आगे के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने बताया कि ये जो एन की वैल्यू है वो आपको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एन की वैल्यू डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और भी फार्मूला, रेडीमेड फार्मूला यहाँ पे हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो वो मैं यहीं पे तैयार कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आगे जो भी सवाल आए उसमें मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सिचुएशन ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट है स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और ये हो गया एंगल थीटा। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, इधर की ओर कितना, तो सर इधर की ओर कितना, एम जी साइन थीटा, ठीक है, इधर की ओर कितना, एम जी कॉस थीटा। मैं एक जनरल फार्मूला डेराइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि एम जी साइन थीटा इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा ऊपर की तरफ। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा तब तो खैर ठीक है, एफ इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, एम जी साइन थीटा, एन इक्वल टू क्या लिख दोगे, एम जी कॉस थीटा। सिंपल इक्विलिब्रियम का सवाल है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली एम जी साइन थीटा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, एफ से। अगर हाँ इनिशियली आपने छोड़ा है तो, हाँ ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन कि आपने इनिशियली स्पीड दे दी, इनिशियली स्पीड दे दी और एम जी साइन थीटा क्या है, कम है, और एफ जो है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, वो ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेगा, आगे चल के रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एफ ज्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में। लेकिन अगर आपने रेस्ट पे छोड़ा है और ये नीचे की तरफ चल आ रहा है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा ही क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पता करना, पहले तो एफ नेट निकाल लो, किधर की तरफ एफ नेट, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा, तो एम जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू आप जानते हो म्यू इंटू एन। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू ये, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितना, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो एम इंटू ए किधर, इंक्लाइन प्लेन के लो, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो, ए का रिलेशन किसके साथ, म्यू के साथ, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन में ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो बहुत आसानी से आंसर आ सकते हैं। थीटा आपको गिवन है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना जैसे। और यहाँ पे प्रोवाइडेड कंडीशन आपको ध्यान रखना, कोई भी अदर फोर्सेस नहीं लग रहा, बस एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है
और एक क्या लग रहा है, mg लग रहा है। वहां पे भी मैंने बताया था कि यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करते हो n और mg, तो इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, तभी आप म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, म्यू जी लिख सकते हो। अदरवाइज फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा। कोई भी अगर मान लो कोई भी फोर्स लग रहा है इधर या इधर कहीं भी, तब आप फिर ये वाला सिचुएशन नहीं आ पाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन अप्लाई तभी करेंगे। ये वाला सिचुएशन तो इंक्लाइन प्लेन में, जहाँ पे थीटा क्या होगा, इंक्लिनेशन होगा, और एन और एम जी के अलावा, एन एम जी और फ्रिक्शन के अलावा और कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। क्लियर है। और ये वाला सिचुएशन हॉरिजॉन्टल वाले केस में अप्लाई करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या हम लोग याद रख सकते हैं क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करने के लिए। ठीक है। तो तो अभी तक हम लोग के सामने ये दो सिचुएशन सामने आया है, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 तक। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में।